गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज फॉर सक्सेस में। और हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास लेकर के। तो चलिए करते हैं अपनी स्टडी प्रारंभ। तब तक आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी स्टडी कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। जी हाँ, आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं और 100% पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी स्टडी कीजिए और ध्यान से जो है जुड़े रहिए। क्लास आरंभ करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। तो ध्यान रखिए, अगर आप रास्ता भटकेंगे तो सफलता नहीं पाएंगे, पर अगर आपने संकल्प कर लिया है कि हमें सफल होना है, एक सरकारी अध्यापक सरकारी अध्यापिका बनना है, तो निश्चित ही आप अगर संकल्प कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे, एक सरकारी अध्यापक एक सरकारी अध्यापिका बन पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उद्यंतमार्दन, ऑप्शन बी मिरातुल हिंद, ऑप्शन सी संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी बंगाल गजट। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा। ये भी जान लीजिए। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट के लेखक और संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। इस समाचार पत्र की पहली प्रति 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुई थी और इसे हिक्की का बंगाल गजट भी कहा जाता है। आगे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक की बंगाल समाचार पत्र है, बंगाली समाचारी पत्र है। संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा 1819 में किया गया था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो प्रश्न बन सकता है, संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है। तो संवाद कौमुदी के प्रकाशक जो है राजा राम मोहन राय हैं और 1819 में जो है इन्होंने इसका प्रकाशन किया था और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। भारत का पहला फारसी समाचार पत्र कौन सा था। तो ऑप्शन में आएगा भारत का पहला फारसी समाचार पत्र कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए जाएगा। तो मिरात उल अखबार भारत का जो है पहला फारसी समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सही ऑप्शन का जवाब दीजिए। सही ऑप्शन का जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा उद्दंडमार्तन। उद्दंडमार्तन उद्दंडमार्तन सही जवाब होगा। तो ये भारत का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। कब हुआ था। 30 मई 1926 को इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संपादक कौन थे। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। जुगल किशोर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका जो है संपादन किया था। शुक्ल पंडित श्री जुगल किशोर शुक्ल हैं ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 15। तो जल्दी से जवाब कीजिए कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी भाषाएं वर्णित हैं। जल्दी से बताइए कितनी भाषाएं वर्णित हैं। जल्दी कमेंट कीजिए।
तब तक हम बताते हैं आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी, 14 भाषाएं थी। परंतु बाद में कुछ संविधान संशोधन द्वारा जो है 8 भाषाओं को और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 8 भाषाएं हैं सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 8 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ी गई हैं। अब आपको बता देते हैं कि सिंधी, सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके बाद में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है भारतीय संविधान में इनकी भाषा में जोड़ा गया है। इसके बाद में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 92वें संशोधन 2003 द्वारा जो है भारतीय संविधान भाषाओं में जोड़ा गया। तो प्रश्न आपसे कहीं से भी बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो आप बता दो कि 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी हिंदी में, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में पूछे तो आप कितनी है, 22 भाषाएं हैं। अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न यहाँ आपसे पूछ सकता है कि मैथिली, संथाली, डोगो एवं बोडो, डोगरी, बोडो जो है भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया संविधान की अनुसूची में, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 के तहत जोड़ा गया है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। 100% आपका प्रश्न आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 भाषाएं, संविधान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये लो भाई, एक और शानदार प्रश्न आपके सामने, एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है। हर परीक्षा में लगभग संभवतः पूछा जाता है। हिंदी पेपर हो या सामान्य ज्ञान पेपर है, उसमें पूछ लिया जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 10 जनवरी। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत जल्दी करके आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए तब तक इसके बारे में बता देते हैं, हम आपको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, हिंदी दिवस जो है आपका, हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949, हिंदी भारत की राजभाषा जिसे 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है इसे लागू किया गया था। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को इसे लागू किया गया था। और आधिकारिक तौर पे हिंदी जो है 14 सितंबर 1953 से जो है हर वर्ष जो है, प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता है कि वर्ष 2020 के लिए हिंदी दिवस की थीम। जी हाँ, हिंदी दिवस की थीम क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये इस वर्ष की थीम है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। अगला आपको बता देते हैं, हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा में कब हस्ताक्षर किए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी टेट, सी टेट, कोई भी पेपर हो, इसमें पूछा जाता है। तो ये 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान में जो है मूल प्रति पर जो है हिंदी की मूल प्रति पर जो है संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए थे। और 1950 को ही, तभी 1950 से जो है इसको हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या दिया गया है, राजभाषा का जो है दर्जा दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि हिंदी क्या है। हिंदी राजभाषा है, ध्यान रखना, राजभाषा है। प्रश्न में आपको राष्ट्रभाषा भी मिलेगा, ठीक है, राजभाषा भी मिलेगा। तो आपको सही ऑप्शन अपना चुनना है। हिंदी क्या है, राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है। अगला, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आगे, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से।
अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जो है जन्म हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। आगे आपसे पूछ सकता है हिंदी लिखने के लिए आधार बोली, हिंदी के लिखने के लिए आधार बोली का आधार क्या है, तो खड़ी बोली, खड़ी बोली के आधार पर हिंदी को लिखा जाता है। और आगे पूछा हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। आगे आपसे पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी का संयुक्त राष्ट्र में किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, जल्दी से, आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। आगे इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा, क्या आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है, आधिकारिक, तो क्या है, बिहार राज्य ने हिंदी को सर्वप्रथम आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा दिया है, बिहार ने दिया है। हाँ जी, बिहार ने। आगे यहाँ से पूछ सकता है कि वर्तमान में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खड़ी बोली। हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है इस समय, खड़ी बोली हिंदी का प्रचलित रूप है वर्तमान समय में, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में खड़ी बोली का प्रचलित रूप है हिंदी का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यहाँ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया जाता है। सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर में यह आयोजित हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है, हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर करना नहीं, बल्कि भाषाओं के साथ हिंदी को साथ लेकर चलना और हिंदी जनमानस की भाषा बनाना है। जहाँ से ऊपर मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2022 के लिए हिंदी दिवस की थीम, ये हिंदी दिवस की थीम थी, भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और यह है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा, यहाँ जब प्रश्न पे परीक्षा में आता है तो दोनों कभी कभी ऑप्शन एक साथ दिए रहते हैं, तो ये 10 जनवरी को आपका जो है मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका, 14 से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर, जी हाँ, सभी का कमेंट कीजिए, ऑप्शन ए। तो 14 सितंबर को, और पूछे 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ मनाया गया था सर्वप्रथम, ये नागपुर में जो है 10 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था। आगे प्रश्न मैंने आपके बताया विश्व हिंदी दिवस की तुम, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो भाई, एक और खतरनाक प्रश्न लो, एक और खतरनाक प्रश्न। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तो चिंता मत कीजिए। एक और खतरनाक प्रश्न आपके सामने आया है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। जी हाँ, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 372, ऑप्शन ए अनुच्छेद 372, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए, जल्दी, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ इस प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा, इसलिए मैं बताया था कि भारत हिंदी क्या है, राजभाषा है। तो संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे बनता है यहाँ पे बनता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। जैसे 1 अक्टूबर 1953 को जो है गठित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को जो है गठित किया गया था। आगे प्रश्न आपसे, हिंदी विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है। हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद में जो निर्देश हैं, तो 351 में। तो बता दूं आपके हिंदी का जो है वो 341
1 से लेकर के 351 तक का जो है हिंदी का जो है प्रबंधन वर्णित है इसके अंदर। आगे आगे भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान, तो जैसे मैंने अभी बताया 351 से 343 से 351 तक जो है हिंदी का जो है हिंदी राजभाषा का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 343, सही ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 343। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही खतरनाक महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने वाले हैं आपके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। लो भाई लो, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पेपर का तो बिल्कुल जो है हवा बनाने वाले हो आप, पेपर को तो चूर चूर करके आने वाले हो। तो प्रश्न है आपका, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन बी मीरात उल हिंद, ऑप्शन सी संवेद कौमुदी, ऑप्शन डी बंगाल गजट। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तब तक इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला जो है समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट के लेखक संस्थापक कौन से? जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। शायद ये प्रश्न दोबारा आ गया है, पर चलिए पढ़ लेते हैं दोबारा से। इस समाचार पत्र की पहली प्रति 29 जनवरी 1780 को जो है प्रकाशित की गई थी और इसे हिक्की का बंगाल गजट कहा जाता है। संवाद कौमुदी एक साप्ताहिकी बंगाली समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन द्वारा 1819 में किया गया था। इसमें इनको पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और ब्रह्मा समाज की स्थापना की। भारत का पहला फारसी समाचार मिरात उल अखबार था। 1823 में राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। इसका प्रकाशक 30 मई 1926 को हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1926 को हुआ था। कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो चलिए चलते हैं, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है, रिपीट हो गया, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सरहपा, ऑप्शन डी लल्लू लाल। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर जल्दी से आंसर दीजिए। तब तक बता देना आपको दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा जाता है दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो सरहपा है। ऑप्शन, जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अधिक से अधिक संख्या में जुड़ पाएँ और इस वीडियो का, इस क्लास का जो है लाभ उठा पाएँ। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन एक ऑप्शन और डाल दिएगा, ऑप्शन ई कर करके एक ऑप्शन डाल दिया गया। ऑप्शन ई में डाल दिया जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका राइट आंसर यही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय किसके रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर है। जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी और झरना जैसी महत्वपूर्ण कृति के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुरुज के रचयिता हैं। प्रेम सागर आपके जो हैं इसके रचयिता लल्लू लाल जी हैं। और सरहपा जो हैं आपके दोहा कोश के रचयिता हैं। जी हाँ, सरहपा आपके दोहा कोश के रचयिता हैं। और प्रेम सागर के रचयिता जो है लल्लू लाल हैं और कुरुज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी विद्यापति, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी विद्यापति, ऑप्शन डी
ऑप्शन ई माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए जल्दी 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 आंसर दीजिए। तब तक चर्चा करते हैं इसके बारे में, तब तक चर्चा करते हैं इसके बारे में। विद्यापति 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 को मैथिल कोकिला कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हाँ, अब इसमें ऑप्शन में प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। सूरदास को बाल चित्रण का जो है कवि कहा जाता है। बाल चित्रण के लिए सूरदास को जो है कवि कहा गया है। विद्यापति मैथिल कोकिला है। मैथिल कोकिला कहा जाता है विद्यापति को। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पूछ लेते हैं प्रश्न। एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न छूटेगा नहीं, आपके पेपर में प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। 100% प्रश्न आपको मिलेगा और मिलेगा तो मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? जी हाँ, बताइए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है पेपर में। ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी साहित्य। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक मैं चर्चा कर लेता हूँ इसके विषय में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार नंदन पंत को दिया गया था। क्या दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आगे किस कृति के लिए दिया गया था? किस कृति के लिए दिया गया? तो इन्हें चिदंबरा के लिए दिया गया था। चिदंबरा कृति के लिए, चिदंबरा कृति के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है आपसे, कि किसे सर्वप्रथम चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। आगे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला भारतीय साहित्य का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में निर्धारित किसी भी भाषा में लिखता है तो वह पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा जो है दी जाती है। वाग्देवी की प्रतिमा जो है दी जाती है। महादेवी वर्मा, इसके बाद में महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आ जाता है प्रश्न यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यामा किसकी कृति है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है। यामा महादेवी वर्मा की कृति है। यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति है यामा। 27 अप्रैल 1982 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे बनता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 1965 में जो है दिया गया था। वर्ष 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? जयशंकर कुरुप को दिया गया था। जयशंकर कुरुप को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जयशंकर कुरुप को दिया गया था। आगे आपसे पूछे, आगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को जो दिया गया है। मावजो उपन्यासकार, कथाकार और आलोचक हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है, ये करंट का क्वेश्चन से ये आपसे बन सकता है, आपसे ये करंट में भी काम आएगा और आपके हिंदी और सामान्य लेवल बेसिक में आपका काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 का
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर माउजे। कहाँ ये जो है इनको, ये उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, आलोचक और निबंधकार हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं। ये लो भाई, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक और खतरनाक प्रश्न अधिकतर एग्जाम में बनता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी बिशल देव रासो, ऑप्शन डी खुमान रासो। इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट, नोट डाउन कीजिए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर एग्जाम्स में आपको मिलेगा देखने के लिए, अधिकतर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को जो है प्रथम महाकाव्य कहा जाता है हिंदी साहित्य का। बिल्कुल 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 सही आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए मैं अब आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आगे। इसमें परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो क्या है? परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो जो है आपका, परमाल रासो, परमाल रासो का दूसरा नाम पूछ सकते, पेपर में पूछ सकता है। परमाल रासो का दूसरा नाम, दूसरा नाम, परमाल रासो का दूसरा नाम। तो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाकांड, आलाकांड, आलाकांड परमाल रासो का दूसरा नाम है। प्रश्न पेपर में बनेगा और जरूर बनेगा, बनता है। आगे आगे बिशल देव रासो, बिशल देव रासो क्या है? बिशल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नला, नरपति नला है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो क्या है? खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें वीर रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। तो आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में कौन से रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो में कौन से रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो में रस पूछा जाए तो इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए परमाल रासों में जो है किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। परमाल रासों में वीर रस की प्रधानता है। बिशल देव रासों में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। खुमान रासों में किस रस की प्रधानता है? और वीर रस और श्रृंगार रस की है। ऐसे ही आपके पृथ्वीराज रासों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि परमाल रासो या आलाखंड के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? जगनिक है, जगनिक, 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 जगनिक जो है इसके रचयिता हैं। आगे आपसे पूछा जाए बिशल देव रासो के रचयिता कौन है? तो ये नरपति नला है, नरपति नला, नरपति नला है। आगे खुमान रासो के रचयिता पूछ लिया जाए तो दलपति विजय हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या चल रही है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए ताकि पेपर में आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। एक एक चीज़, एक एक डाउट आपका यहाँ क्लियर होगा, एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर होगा आपका। आपको कहीं ऐसी जगह नहीं रह जाएगी कि आप कन्फ्यूज हो पेपर में बैठ करके कि इसका ऑप्शन ये है कि ये है। आप बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाएंगे और बिल्कुल लगाएंगे और एक जॉब जरूर लेकर के रहेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित समूह किसे कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शब्द को, ऑप्शन बी वाक्य को, ऑप्शन डी लिपि को, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी वर्णमाला को। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी वर्णमाला, वर्णमाला को वर्णों का व्यवस्थित समूह कहा जाता है, वर्णमाला को। इसके बाद अलावा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए लिपि, लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? तो लिपि भाषा को लिखने का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप है लिपि। आगे पूछा जाए वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है? शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है, वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। और अगर पूछा जाए शब्द क्या है?
तो शब्द शब्द वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो भाई, अधिकतर परीक्षाओं में बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये तो बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं बन जाता है। हिंदी भाषा का विकास। जी हाँ, हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा। और संविधान में इसको क्या दर्जा दिया गया है? इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है हिंदी भाषा का जो है प्रावधान वर्णित है। तो इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। सही जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? कोई बताएगा? 22 भाषाएं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली। ऑप्शन बी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी। ऑप्शन सी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। ऑप्शन डी संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। जल्दी बताइए। जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी, बहुत जल्दी। बहुत आसान सा सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, यस, डी इज द राइट आंसर। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। जी हाँ, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और क्या बना? हिंदी बना। तो ये इसका जो है क्रम है, हिंदी का जो है क्रम है। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी। तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। प्राचीन भाषा क्या है? पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भाषा, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा है। या हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था और आज हम अपनी क्लास को यहीं समापन करते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपको अगली कक्षा में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। और अपनी स्टडी कंटिन्यू करती दीजिए, रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। क्लास को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितना चाहे मर्जी उतनी बार देखिए। जो समझ में नहीं आ रहा पूछिए, पर अपनी स्टडी बिल्कुल ना छोड़िए, करते रहिए कंटिन्यू। बहुत जल्द आपको एक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, जल्द ही मिलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जल्दी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।